नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं बेसिक। जो टर्म जेनेटिक्स है वो कॉइन की गई है विलियम बैटसन के द्वारा 1906 में। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है इसमें हम ट्रांसमिशन करते हैं सिमिलर और डिफरेंस वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और जेनेटिक्स जो है वो ब्रांच होती है हमारी बायोलॉजी की जो डील करता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर टू नेक्स्ट जनरेशन। अब बात करते हैं सबसे पहले प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के बारे में। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में हमारे पास वो थ्योरीज आएंगी जो मेंडल कॉन्सेप्ट आने से पहले की हैं। सबसे पहली है मोस्ट वेपर थ्योरी, जिसको दिया गया है पैथागोरस के द्वारा 580 टू 500 BC। अब जब स्टार्टिंग में किसी को भी जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं था तो सभी ने अलग अलग और डिफरेंट व्यू दिए। तो मोस्ट वेपर थ्योरी जो है उसमें बोला जाता है कि जो एनिमल की बॉडी वो वेपर को प्रोड्यूस करती है और उन वेपर के कॉम्बिनेशन से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ये है मोस्ट वेपर थ्योरी। उसके बाद है फ्लूइड थ्योरी, जिसको एरिस्टोटल ने दिया है 384 टू 322 BC में। इन्होंने बोला कि जो मेल है वो हाईली प्योरीफाइड ब्लड यानी कि मेल सैमन को प्रोड्यूस करते हैं और जो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिव ब्लड यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को जो है वो प्रोड्यूस करती है और इनके कॉम्बिनेशन से एम्ब्रियो बनता है। मेल सैमन जो है वो एम्ब्रियो को फॉर्म और वाइबिलिटी प्रोवाइड करता है, पर फीमेल फ्लूइड जो है वो इनर्ट सब्सटेंस देता है। तो ये है हमारी फ्लूइड थ्योरी जो एरिस्टोटल ने दी है। सेकंड थ्योरी होगी हमारी। थर्ड वन इज प्री फॉर्मेशन थ्योरी, जिसको लेवनहुक ने दिया था 1632 टू 1723। जो हमारे पास लेवनहुक है ये फर्स्ट थे जिन्होंने ह्यूमन स्पर्म को ऑब्जर्व किया था। प्री फॉर्मेशन थ्योरी में जो है बोला जाता है कि जो स्पर्म या हमारे पास एग्स है उनमें जो है वो एंटायर ऑर्गेनिज्म परफेक्ट मिनिएचर की फॉर्म में होता है, यानी कि प्री फॉर्म्ड होता है लेकिन स्मॉल मिनिएचर की फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो ये बिलीव किया कि जो प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म है वो स्पर्म के अंदर है, उनको बोलते हैं स्पर्मिस्ट। और कुछ ने बिलीव किया कि जो हमारे पास फ्यूचर ह्यूमन है वो प्री फॉर्म्ड होता है एग में, उनको बोलते हैं ओबिस्ट। प्री फॉर्म का क्या मतलब है कि पूरा का पूरा वेल डेवलप कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉल मिनिएचर की फॉर्म है, तो वो हमारे पास प्री फॉर्मेशन थ्योरी है। लेवनहुक को जो है स्पर्मिस्ट कहा जाता है और बोनेट जो एक और साइंटिस्ट है उनको ओविस्ट, क्योंकि लेवनहुक जो है स्पर्म, उन्होंने कहा था कि स्पर्म में जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है और बोनेट ने एग में कहा था। सो फॉर्मेशन थ्योरी बिलीव इन लाइक वी गेट लाइक। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जर्म है वो जो इवॉल्व होते हैं ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए वो पूरे के पूरे सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से। लेकिन इस थ्योरी को बाद में जो है वो डिस्प्यूट कर दिया गया था सेल थ्योरी ऑफ 19th सेंचुरी में। अब आती है फोर्थ थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर थ्योरी। ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ने दी थी पियरे लुइस माउप्राइटस इन 1698 टू 1759। इन्होंने बोला था कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है वो बनता है यूनियन ऑफ डेफिनेट पार्टिकल्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। और जो सेक्स ऑर्गन हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म का आएगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा पेरेंट डोमिनेंट है। अब जो ये पार्टिकुलर थ्योरी है इसको बाद में जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था, लाइक विलियम बैटसन, रोनाल्ड फिशर और तो जोहर जॉन मेंटल ने भी। तो मेंडल ने भी इनको जो है वो एक्सेप्ट किया था। जो हमारे पास पास्ट में बहुत सारी थ्योरीज ऐसी थी जिनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था या फिर जिनको गलत साबित कर दिया गया था, लेकिन उनमें से ये पार्टिकुलर थ्योरी हमारे पास ऐसी है जिसको सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया था। आगे आती है एपिजेनेसिस, जिसको जो है वो वोल्फ ने दिया था 1734 टू 1792। इन्होंने बोला था कि जो न्यू फैक्टर है जैसे टिश्यू और ऑर्गन जो कि बनते हैं डेवलपमेंट के टाइम, वो जिस टाइम पे कोई ऑर्गेनिज्म बनेंगे उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बताया गया कि लेयर्स के द्वारा जो है वो लेयर ऑफ सेल के द्वारा जो है वो डेवलपमेंट होती है। पहले से जब उसका बर्थ हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस टाइम पे उसकी डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई होती है, वो धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो इन्होंने जो है प्री फॉर्मेशन थ्योरी को रिफ्यूटिंग कर दी थी या डिस्प्यूट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आती है हमारी जो थ्योरी है प्री मेंडल कॉन्सेप्ट की, वो है पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस जो है चार्ल्स डार्विन ने दी थी 1809 टू 1882। जो चार्ल्स डार्विन इनको हर कोई जानता है क्योंकि ये फाउंडर है मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी के। इन्होंने बोला था कि जो पूरा का पूरा पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है वो पार्टिसिपेट करता है हेरिडिटी में। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला था कि जो भी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड होता है उसमें चाहे हमारे पास वेरी स्मॉल या फिर थोड़ी सी बॉडी ऑर्गन या कंपोनेंट जो पेरेंट्स हैं उनका बॉडी ऑर्गन या कोई कंपोनेंट जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है
ट्रांसपोर्ट होता है जो न्यू जनरेशन है उसमें। तो इन्होंने बोला था, यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स आती हैं जो हमारे पास होता है पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस किसको बोलते हैं? बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है, या फिर गम्यूल्स बोल सकते हैं। वो ट्रांसफॉर्म होती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू रिप्रोडक्टिव एंड कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं पैनजेनेसिस, जो न्यू जनरेशन है उसमें। तो पैनजेनेसिस क्या हो गया? जो हमारे पेरेंट की बॉडी ऑर्गन या कंपोनेंट है, ठीक है। इस थ्योरी को, पैनजेनेसिस को जो है वो ब्लेंडिंग थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ इसमें है कि जो यंग वन है वो फॉर्म्ड होता है ब्लेंडिंग, यानी कि मिक्सचर ऑफ पैनाजेनेसिस। पैनाजेनेसिस क्या बोला हमने? जिसमें बोथ पेरेंट का चाहे थोड़ा सा या फिर ज़्यादा स्मॉल एक्सट्रैक्ट जो बॉडी ऑर्गन है वो जो है ब्लेंड होगा, मिक्स होगा और न्यू करेक्टर बनाएगा उस न्यू ऑर्गेनिज्म के, और करेक्टर बोथ पेरेंट से आएंगे, ठीक है। जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें बोथ पेरेंट के करेक्टर आएंगे। अब बहुत सारे एविडेंस आए ब्लेंडिंग थ्योरी के। इसमें क्या बोला जाता है कि हमारे पास सबसे पहले ये है कि जब हम प्रोजेनी बनाते हैं वाइट और ब्लैक, तो वो हमारे पास ग्रे बनती है, और जब हम इसको अगेन ब्लेंडिंग करेंगे ग्रे को, तो हम उसको ब्लैक और वाइट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो ब्लेंडिंग थ्योरी को और ज़्यादा स्पॉट करती हैं। लाइक जैसे हम ब्लैक और वाइट पेंट को जो है अगर वो मिक्स कर दिया, ग्रे बन गया, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पैनोजेनेसिस का एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास जो फिनोमिना आ जाता है एटेविज्म या रिविजन, यानी कि जिसमें जो हमारे रीफंक्शनिंग या रीअपेयरिंग स्ट्रक्चर हैं या वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोल सकते हैं इनको, वो जो है वो रीअपेयर हो रहे हैं या रीफंक्शनिंग जो है वो लॉस्ट होता है उनका। तो ये जो हमारे पास एटेविज्म है ये भी सपोर्ट करता है ब्लेंडिंग थ्योरी को, इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले कि इसको चार्ल्स डार्विन ने दिया है, ऊपर से इसके जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव है। उसके बाद आते हैं हमारे पास लास्ट जो हमारे पास प्री मेंडल कॉन्सेप्ट की थ्योरी है, वो है कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी। इसको प्रपोज किया था अगस्त वाइसमैन ने 1892 में। इन्होंने बोला था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है फॉर्म्ड होता है 2 टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म से, जो आज भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है जर्म प्लाज्म जो कि जर्म सेल में होता है, और सोमेटोप्लाज्म जो कि सोमेटिक सेल्स में होते हैं। हेरिडिटी कंट्रोल होती है हमारे पास डिटर्मिनेंट से, और जो हमारे पास हेरिडिटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं, वही वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को पास होते हैं। वाइल जो सोमेटिक सेल्स हैं वो उनका क्या हो जाता है, वो मोटाइल हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं विद डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो ही प्रपोज फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी आर द गैमेट्स। इन्होंने प्रपोज किया था कि वो क्या है, हमारे पास गैमेट्स है। अब बेसिक फीचर क्या है इनहेरिटेंस की, कि मिडल ऑफ 18th सेंचुरी में चार्ल्स लिनियस 1717 अ स्वीडिश टैक्सोनोमिस्ट एंड 2 जर्म प्लांट ब्रीडर जोसेफ गैलिटो कोलिटर एंड कार्ल फ्रेडरिच वॉन गैटरनर, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन करवाई प्लांट्स में और ऑब्टेन किया हाइब्रिड ऑस्प्रिंग को। अब जो हमारे पास कार्ल रिटर थे उन्होंने ऑब्टेन किया एक्सपेरिमेंट एविडेंस दैट इनहर्टेड ट्रेंड टू रिमेन डिस्क्रीट। कार्ल रिटर ने जो भी एविडेंस दी, उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी मेंडल से, पर वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद आ जाते हैं मेंडल के बारे में, ठीक है। तो मेंडल ने उनको जो है करेक्ट किया था अपने तरीके से। मेंडल ने जो है प्रेजेंट किया था फर्स्ट हिज रूल ऑफ इनहेरिटेंस इन 1865, बट दे रिमेन अननाउन फॉर मैनी ईयर। वो बहुत टाइम तक अननाउन थे और उनको रीडिस्कवर किया गया था डी वेरिस, जिसको होगो डी वेरिस बोलते हैं, कॉन्स और टैक्समार्क के द्वारा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पोस्ट मेंडल कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम मेंडल के बारे में देखेंगे। जो जॉर्ज जोहन मेंडल है वो एक काफ़ी ज़्यादा पुअर फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि बोर्न हुए थे 1822 में सिलियान, एक विलेज ऑफ हिंजरडॉफ विच इज़ नाउ पार्ट ऑफ कैजाल वोल्किया। उन्होंने जो है अपनी हाई स्कूल जो है वो 18 की एज में कंप्लीट कर दी थी। जब वो अपने चाइल्डहुड के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करते थे गार्डन में और स्टडी करते थे बी कीपिंग को, किस तरह से बी कीपिंग होती है। From 1840 to 43, he studied practical and theoretical philosophy and physics at the Philosophical Institute of University of Olomouc. इसके बाद इन्होंने फिजिक्स के ऊपर स्टडी की। उसके बाद उनके जो फिजिक्स के टीचर थे फ्रेडरिच फ्रेंच, उन्होंने उनके बोलने पे मेंटल ने जो है एंटर कर दिया था अगस्तियन सन थॉमस एबे इन ब्रॉन, और उसने जो है वहाँ से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी एज ए प्रीस्ट। इट वॉज हियर ही वॉज गिवन द नेम जॉर्ज, क्योंकि वो उनके रिलीजन की वजह से उनका नाम जो है जॉर्ज मिला था।
1851 में जो है वो सेंड हो गए, चले गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ वाइना में, ताकि और ज़्यादा वो एजुकेशन ले सके, हायर एजुकेशन अपनी। हाईली इन्फ्लुएंस बाय हिज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स क्रिस्टन डॉपलर। उसके बाद मेंडल 1853 में दोबारा से अपने जो एवे है वहाँ पे रिटर्न हो गए थे एज ए टीचर, प्रिंसिपल इन फिजिक्स के टीचर बन के वो आगे थे। बिटवीन 1856 एंड 1863 मेंडल कल्टिवेटेड एंड कंडक्ट सिंपल हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी प्लांट। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी के साथ, ठीक है। एंड हैड प्लांटेड इन द गार्डन ऑफ हिज मोनेस्ट्री, अपने मोनेस्ट्री के आसपास उन्होंने बहुत सारे इसको प्लांट भी किया था। अब जो हमारे पास मेंडल की ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ बाय चांस उनके एक्सपेरिमेंट से नहीं निकली थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा केयरफुल थिंकिंग, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया था। इस वजह से उनकी जो भी कैलकुलेशन है वो इनके सामने आई थी। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों लिया, क्योंकि पी प्लांट जो है सेल्फ फर्टिलाइज होता है, वो एनुअल होता है, फ्लावर उसके बायसेक्सुअल होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ईजिली हो जाती है। ये कुछ रीज़न थे जिस वजह से उन्होंने पी प्लांट को अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए लिया। उसके बाद 6 जून 1884 को जो है वो किडनी फेलियर के कारण ब्रोनो में उनकी डेथ हो गई थी। अब मेन टॉपिक यहाँ पे ये आता है कि जो मेंडल की ऑब्जर्वेशन है वो क्यों नहीं उसके ऊपर फोकस किया गया, क्यों उस टाइम पे अननोटिस रही। सबसे पहला ये है कि उन्होंने जो भी अपनी कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन थी उसको पब्लिश किया था ऑब्जेक्टिव जर्नल कम्युनिकेशन पे, जो कि उस टाइम पे ईजी नहीं था। उसके बाद था फेलियर ऑफ द साइंटिस्ट टू नॉट हिज सक्सेस या वर्क बोल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे साइंटिस्ट जो उस टाइम पे डार्विन थ्योरी के पीछे पड़े हुए थे, जिसको हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किस तरह से ओरिजिन हुआ है, सभी उसके ऊपर फोकस थे और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज अराइज हो चुकी थी, तो सब उनमें बिजी थे। तो इन जॉर्ज मेंडल के ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया हुआ था। और मेजर हार्डनेस है कि उस टाइम पे ब्लेंडिंग थ्योरी काफ़ी ज़्यादा थी, एक्सेप्टेड थी। ब्लेंडिंग थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी चार्ल्स डार्विन ने ही दी है, लेकिन उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करने की वजह से जो है वो मेंडल के ऊपर फोकस नहीं कर दिया गया। और उसके बाद एक और आता है कि मेंडल ने जो है मैथमेटिक्स लगाए थे, बायोलॉजी के अंदर उन्होंने जो है मैथमेटिक्स को एंटर किया था। तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा न्यू था और अनएक्सेप्टेबल था मैनी बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, कि बायोलॉजी के अंदर कैसे मैथ को उन्होंने एंटर कर दिया और यूज़ किया। ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल की ऑब्जर्वेशन जो है वो अननोटिस रही थी काफ़ी टाइम तक, आफ्टर उनकी डेथ तक, ठीक है। जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद, क्योंकि वो डाई हुए थे हमारे पास 1884 में ब्रॉन में, तो उनके बाद 1900 में 3 एमिटेड बायोलॉजिस्ट आए। एक है होगो डी वैलिस ऑफ हॉलैंड, अलग अलग कंट्री से। होगो डी वैलिस कहाँ से है? हॉलैंड से। कार्ल कॉन्स जो है वो जर्मनी से हैं। एरिक वॉन टेस्मार्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। उन्होंने अपना अपना वर्क किया हेरिडिटी और डिस्कवरी पे। उन्होंने जो है वो मेंडल के किए हुए काम के ऊपर ही ज़्यादा काम किया, और उन्होंने जो चीज़ें उससे थोड़ी सी रह गई थी उसको उन्होंने अनकवर्ड चीज़ों को उन्होंने कवर किया। अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल फॉरगेटन पेपर एंड एक्सटेंड द वर्क बाय एक्सपेरिमेंट ऑन वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल। इसी को चीज़ को लेकर उन्होंने अलग अलग प्लांट और एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। इसके बाद जो मेंडल है उनकी डेथ के 16 ईयर के बाद जो है वो उनकी द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को, उनकी जो भी काम है उसको डिस्कवर किया गया, और मेंडल के ग्रेट कंट्रीब्यूशन के कारण उनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया गया, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? जॉर्ज मेंडल को। तो ये आ जाता है हमारे पास प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। प्री में आ गई हमारी पुरानी थ्योरीज, फिर आता है मेंडल, और उनके बाद जो है ये 3 साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया, ये आ जाता है हमारे पास पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के अंदर। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।